चलिए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है। तो ये कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट continues to be in its state of rest or uniform motion. Any object continues to be in its state of rest or uniform motion until upon it is acted by any external unbalanced force. Any object continues to be in its state of rest or uniform motion until upon it is acted by any external unbalanced force। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रेस्ट में ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट तब तक अपने, जैसे कि अभी मान लेते हैं ये रेस्ट में है, तो ये तब तक ये रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एक्सटर्नल यदि एक सिंगल फोर्स है तब तो वो अनबैलेंस्ड है ही, लेकिन मान लीजिए एक से अधिक फोर्स यदि इस पे काम कर रहा हो, जैसे कि इधर से मान लेते हैं 5 न्यूटन का और इधर से अपोजिट डायरेक्शन से 10 न्यूटन का डबल फोर्स काम कर रहा है इस पे, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि इधर इस साइड से यदि 5 न्यूटन है तो इस साइड से है 10 न्यूटन, तो इसका मतलब हुआ कि इस साइड से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ओवर नेट फोर्स इस पे नेट फोर्स है 5 न्यूटन, 10 माइनस 5, तो 5 न्यूटन काम कर रहा है इस पे। मान लीजिए ये 5 न्यूटन है तो ये 5 न्यूटन ही हुआ, तो ये दोनों हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स है। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है इस इधर मूव कर जाएगा, इस केस में ऑब्जेक्ट पहले मान लीजिए रेस्ट में था, ये दो फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस ओर मूव करेगा। जबकि मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो
और अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो ये 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, तो ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर नेट फोर्स आपको है 0, और इसलिए ये बैलेंस्ड है और इस केस में कोई मोशन नहीं होगा, यहाँ मोशन होगा, यहाँ मोशन हो जाएगा। तो यही बात कहता है कि और ये सभी फोर्स, जितने भी फोर्स लगे हैं, ये एक्सटर्नल बाहर से आकर लगे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हैं जो कि बाहर से आके लगे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स यदि अनबैलेंस्ड हो, जैसे कि इन दोनों केस में यह सिंगल फोर्स है तो भी, यदि यहाँ पे मान लीजिए सिंगल फोर्स है तो ये ऑलरेडी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि अनबैलेंस्ड नेट फोर्स यहाँ पे आपको 5 न्यूटन है, ये भी नेट फोर्स 5 न्यूटन है, तो ये दोनों अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ दोनों में आपको मोशन होगा, और इस थर्ड केस में जहाँ पर कि नेट फोर्स 0 है, ये बैलेंस्ड है, तो यहाँ कोई मोशन नहीं होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में ही रहेगा। कहने का मतलब सिर्फ फोर्स लगना काफ़ी नहीं है, वो फोर्स अनबैलेंस होना बहुत ज़रूरी है रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या स्टेट अवस्था को चेंज करने के लिए। तो यही कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मान लीजिए रेस्ट में है, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में था पहले से, और दोनों पे नेट फोर्स 5 न्यूटन का काम किया, मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम किया, तो ये दोनों आ गया मोशन में, जबकि ये पहले से रेस्ट में था, बाद में इस पर 2 इक्वल बट अपोजिट फोर्स लग गया, यानी कि नेट फोर्स 0 हो गया, जिसकी वजह से इसमें कोई मोशन आने वाला, मतलब इसका चेंज होने वाला नहीं है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक कंटिन्यूस जारी रखना, तब तक अपने रेस्ट में, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं काम कर जाए। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन से है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो था, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कंटिन्यूसली चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, इसी स्पीड से वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए, तो वैसे केस में ये तब तक इसी मोशन से चलता रहेगा जब तक इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स इसी की तरह कोई काम नहीं कर जाते। जैसे ही इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हो सकता है कि इसका स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसका जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड का कंटिन्यूस स्पीड वो चेंज कर जाएगा, चेंज स्पीड हो जाएगा, मतलब वो पुरानी अवस्था में अब नहीं रहेगा, अब उसका अवस्था चेंज्ड हो जाएगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो एक बार फिर से कि यदि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने पुरानी अवस्था में, यदि वो रेस्ट है तो रेस्ट में, या यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर जाए। तो फर्स्ट लॉ गिव्स क्या देता है हमें कि द
इम्पोर्टेंस या डिफिनीशन ऑफ फोर्स। फोर्स का इम्पोर्टेंस कहें या फोर्स का डिफिनीशन हमें देता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या इम्पोर्टेंस बताता है कि ये बताता है कि इस इम्पोर्टेंस ये बताया कि फॉर एनी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज के लिए, है ना, इस वर्ल्ड में या किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंज के लिए वी नीड फोर्स। बिना फोर्स लगाए कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ना तो इस वर्ल्ड में, ना तो फिजिकली, ना तो किसी भी प्रकार का चेंज बिना फोर्स का नहीं हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि यदि चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है तो इसका मतलब फोर्स हैज बीन अप्लाइड। मतलब यदि भी कोई प्रकार का चेंज हुआ है तो इसका मतलब ज़रूर है कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है। दैट मीन्स फॉर एनी चेंज वी नीड फोर्स। नो फोर्स नो चेंज, ये भी लिख सकते हैं। नो फोर्स इम्प्लाइज नो चेंज। हम फिजिक्स में या लाइफ में बिना फोर्स लगाए कोई भी प्रकार का चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बेसिक बात हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। तो इसीलिए तो फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फोर्स का डेफिनेशन इससे हमें क्या मिलता है कि फोर्स वो है जो चेंज ला सकता है। तो फोर्स इज ए काउज, फोर्स इज ए काउज विच चेंजेज और tries to change the state means rest या motion, shape, size, etc of any object। फोर्स वो है जो किसी भी वस्तु के अवस्था, दैट मीन्स रेस्ट और मोशन, शेप और या साइज और भी बहुत सारी चीज़ों में या तो चेंज ले आए, या तो चेंज लाता है, या तो चेंज लाने की कोशिश करता है। वे चेंजेज या तो चेंज ला कर देता है या कभी कभार फेल भी हो जाए, लेकिन कोशिश करता है वो चेंज लाने का। मतलब फोर्स वो है जो चेंज कर सकता है या चेंज लाने की कोशिश करता है, उसी का नाम है फोर्स। तो ये हमें मिला फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आइए इसी में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इनर्शिया क्या है। उससे पहले हम बता दें कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका अलग से हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का, है ना। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, N, और सिंपली कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है SI यूनिट ऑफ फोर्स। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी में कि ये इनर्शिया वर्ड का क्या मीनिंग है। व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया जिसको कि हम लोग हिंदी में जड़त्व
कहते हैं। तो इनर्शिया एक क्वालिटी है, एक गुण है। इट इज ए प्रॉपर्टी जो कि हर एक चीज में होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एवरीथिंग, हर एक वस्तु का ये प्रॉपर्टी है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरीथिंग। कौन सा प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच, जिसके कारण से इट ट्राइज टू अपोज एनी change, which due to which it tries to oppose any change occurring into it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि वो परिवर्तन नहीं चाहता है, इसी का नाम है इनर्शिया। तो इनर्शिया मतलब हुआ, तो इनर्शिया मीन्स विलिंग नॉट टू चेंज। कोई भी चीज जब चेंज, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कुछ भी दुनिया में चेंज करने की इच्छा नहीं रखता है। विलिंग मीन्स चाहना। कोई भी चीज अपने आप में चेंज नहीं लाना चाहता है, इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो चाहता है want to be in rest। दैट मीन्स रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। मोशन में यदि है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है ना। मोशन में है तो वो wants to be in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। मतलब किसी भी प्रकार का चेंज वो नहीं चाहता है, जिसे कि हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो दैट मीन्स इनर्शिया मीन्स अगेंस्ट एनी चेंज, बीइंग अगेंस्ट टू एनी चेंज इज इनर्शिया। और ये प्रॉपर्टी कॉमन है, हर चीज़ में होती है। इसी की वजह से इनर्शिया, पहले जान लीजिए कि इनर्शिया, जैसे कि इनर्शिया का एग्जाम्पल है, जब हम लोग है ना ट्रेवलिंग टू बस कि जब अचानक से सडनली स्टार्ट हो जाए, यदि जब बस सडनली स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है? वी मूव या बेंट बैकवर्ड, हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब मान लीजिए कि बस चलते चलते अचानक से ब्रेक लग जाता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। और जब चलती हुई बस में सडन जब ब्रेक लग जाता है तो क्या होता है कि वी बेंट फॉरवर्ड, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब चलती हुई बस में
अचानक ब्रेक लग जाए तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब रुकी हुई बस में अचानक स्टार्ट हो जाए तो हम लोग पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रुकी हुई थी तो हम भी रुके हुए थे, और बस अचानक स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा जो बॉडी है अभी भी मूव करने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी हमारा बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है, पुराने पोजीशन में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है, बस आगे की ओर। लेकिन जब अचानक से ब्रेक, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाए तो हम बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी, चूँकि मूविंग में था, तो अभी भी मूव ही करते रहना चाहता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसी का नाम था इनर्शिया। और इनर्शिया इज measured by mass। इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास मतलब किस ऑब्जेक्ट में कितना इनर्शिया है, ये उसके मास से पता चलता है। मास को ही इनर्शिया का मेजरमेंट माना गया है। कहने का मतलब मोर मास इम्प्लाइज मोर इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास रहेगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा स्थूल, आलसी होता है। और इसी प्रकार एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है। लेस मास रहेगा तो इनर्शिया भी कम रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।